चलिए, सो लेट मी गो फॉर द शेयर एंड सिंस यू डिड नॉट आस्क एनी डाउट्स, आज हम एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे. ओके, so we'll read from NCERT. So are you able to see this book? This is your loving NCERT book. Okay, and इसमें हम लोग का जो levels of classification दिया हुआ है. ओके, तो ये देख रहे हो, तो ये आपका जो है क्लासिफिकेशन सिमेट्री. तो आज इसी से पढ़ा देना, हमारे नोट से पढ़ाएं. तो इसके नोट से पढ़ा देंगे ना, उसके नोट से पढ़ाएंगे, आप सोच लो. तो ओके, तो ये आपका देखो सिमेट्री दे दिया है, ये आपका सीलोम है. फाइन, एंड ये गलत सीलोम है. दिस इज रॉन्ग डायग्राम्स. सूडो सीलोम इज रॉन्ग. ओके, तो इसलिए इसमें बहुत सारी गलतियां हैं. पर आप स्कूल में आएगा तो बनाएंगे, बट एक्चुअली ये गलत आंसर है. ठीक है, चलिए, तो आपका ये सब है एनसीईआरटी में. एंड आज एक दिन पढ़ लेते हैं ना. देखो पॉरीफेरा कितना दिया है, देखो 1 पैराग्राफ. ओके, 1 पैराग्राफ आपका दिया है पॉरीफेरा. इसका हमारा नोट कितना, अराउंड 15-18 पेजेस बना हुआ है. तो आपको 1 पेज पढ़ना है ना, 15-18 पेज पढ़ना है, वो आप खुद सोच लीजिए. 15-18 पूरा नहीं, वो तो पूरा तो कभी भी नहीं होगा. नहीं, आप लोगों ने तो आज मुंह नहीं दिखाया. इसका मतलब एटलीस्ट टैक्सोनॉमी हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे. ये पनिशमेंट होगा ना आपका फॉर मिसबिहेविंग विद द टीचर. तो इसीलिए आपका सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, बोलो. वो गया कहाँ हमारा नोट, हमारा खुला ही नहीं है ना क्या. तो इसीलिए एक्चुअली इसीलिए मुझे लगता है कि हमें टैक्सोनॉमी एनसीईआरटी से पढ़ देना चाहिए. बिकॉज आप लोगों ने गुनाह अजीम कर दिया. तो हम लोग का कहाँ चल रहा था, फर्टिलाइजेशन खत्म हो गया, पार्थेनोजेनेसिस खत्म हो गया, पीडोजेनेसिस खत्म हो गया है कि नहीं. कंप्लीट. हाँ, चलिए, तो ये सब हो गया हमारा. तो अब हम लोग आ जाएंगे बॉडी प्लान पे. तो वी हैव टू डिस्कस बॉडी प्लान. ओके, so this is our body plan, if you can see. थैंक यू सर. नहीं, पनिशमेंट तो मिलेगा आपको. तो पॉरीफेरा उससे पढ़ा देंगे और क्या, एनसीईआरटी से. और क्या, चलिए, तो ये हमारा है. दिस इज अबाउट बॉडी प्लान. ओके, बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है कि इट इज द पैटर्न इन विच योर बॉडी इज मेड. ओके, तो उसमें जो सिंपलेस्ट पैटर्न है दैट इज कॉल्ड सेल्यूलर बॉडी प्लान. सेल्यूलर बॉडी प्लान में क्या होता है, द होल सेल इज ए बॉडी. मतलब बॉडी में एक ही सेल होता है. इसलिए ये हम लोग कहाँ देखेंगे, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है बताओ. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. मोनेरा प्रोटिस्टा. इसलिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. अनफॉर्चुनेटली अभी वो दोनों ही एनिमलिया में क्लासिफाई नहीं होते. तो इसलिए हम लोग उसको, अब हमारा सिंपलेस्ट बॉडी प्लान सेल्यूलर बॉडी प्लान हम नहीं बोलेंगे. अंडरस्टूड, बिकॉज सिंस बोथ ऑफ देम आर नो मोर एनिमलिया, तो ये हम लोग नहीं बोलेंगे. उसके बाद जो बॉडी प्लान है दैट इज कॉल्ड सेग एग्रीगेट बॉडी प्लान. तो व्हाट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, the organism is made by an aggregation of cells without any division of labor. तो आप क्या देख रहे हो, जैसे अगर आप ये देखेंगे, see these diagrams are from the best sources in the whole world, है कि नहीं. सो आप यहाँ क्या देख रहे हो, एक आपका प्रोटिस्टा में एक कैटेगरी है कोआनोफ्लैजेलाटा. समझ रहे हो, देयर इज वन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं क्या, कोआनोफ्लैजेलेट्स. तो उसमें आपका इस तरह का फ्लैजेलेटेड सेल होता है. अंडरस्टूड. सो इस तरह का फ्लैजेलेटेड सेल इसमें होता है.
तो ये जो फ्लैजेलेटेड सेल, ऐसे बहुत सारे फ्लैजेलेटेड सेल्स, दे एडहियर टुगेदर एंड दे अल्टीमेटली फॉर्म योर क्या स्पॉन्जेस। तो इसलिए ये जो टैक्सॉन है ये क्वानोफ्लैजेलेट्स हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? प्रोटेरोस्पॉन्जिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है प्रोटेरोस्पॉन्जिया एंड दे बिलोंग टू क्वानोफ्लैजेलाटा ऑफ प्रोटिस्टा। तो अब दे आर एक्चुअली यूनिसेल्युलर, बट इनका जो है ना, दे आर जॉइंट टू ईच अदर विथ ए नॉन लिविंग मैट्रिक्स। वो जबरदस्ती चिपक गए हैं, बट उसी जैसा दिखता है आपका स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस में क्या हुआ? तो स्पॉन्जेस में हम लोगों ने क्या, वी हैव ए एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स इकट्ठा जोड़ दिए गए हैं टू मेक ए बॉडी। सो दैट इज व्हाई दे रिजेंबल क्वानोफ्लैजेलाटा। इसलिए प्रोटेरोस्पॉन्जिया को हम लोग क्या कहते हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड पैराजोआ या स्पॉन्जेस। ठीक है। सो इसीलिए जो नेक्स्ट प्लान है हमारा, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या है? दैट देयर इज ए सिंगल बॉडी एंड उसमें एक ही ओपनिंग होता है। तो जो बॉडी बना है, इस बॉडी में एक ही ओपनिंग है। एंड व्हाट इज दैट ओपनिंग कॉल्ड? दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। ऑस्क्यूलम। ठीक है, ये माउथ, माउथ नॉट ऑस्क्यूलम। तो इसीलिए मैं स्पॉन्ज नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोल रहा हूँ। तो स्पॉन्जेस तो पॉरीफेरा है। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में एक ही ओपनिंग होगा एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ओके, इन केस ऑफ निडारियंस। तो निडारिया में क्या है एक्चुअली, आई डोंट नो, नॉट, देयर इज नो एग्जांपल हियर। तो निडारिया में क्या हुआ कि आपका जो है एक ओपनिंग है माउथ एंड दूसरा ओपनिंग है क्या, नथिंग। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सिंगल ओपनिंग। तो जो सिंगल ओपनिंग वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड प्रोटेरोस्पॉन्जिया। सॉरी, क्या, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो इसीलिए अगर उस ऑर्गेनिज्म को लैट्रिन करना है तो वो कैसे करेगा? उसी माउथ से। माउथ से ही करेगा। तो अंडरस्टैंड, तो माउथ से ही लैट्रिन करेगा एंड माउथ से ही क्या करेगा? बोले, खाना खाएगा। सो इसीलिए दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, नाउ उसके बाद ये हमारा सिमेट्री एक्चुअली, हाउ कम देयर इज नो बॉडी प्लान? ये डायग्राम आपका नहीं है। ओके, so we can take this diagram there in case of yours. So we don't need to put this drawing here. Instead हम वो वाला drawing डालेंगे. Okay, so this is the tube within a tube body plan. Okay, now तो समझ रहे हो, ये आपका आ गया tube within a tube body, क्या इधर प्लेस करेंगे here. Fine. So this is your what? Blind sac body. तो आप ये जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान में आप देख रहे हो, यहाँ एक ही ओपनिंग है। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। उसी तरह यहाँ भी एक ही ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। यहाँ भी एक ही ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माउथ। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? सो दिस इज अ पॉलिप, हाइड्रा, दिस इज अ मेड्यूसा एंड दिस इज ऑल्सो ए पॉलिप, इसका नाम है एनीमोनी। तो इससे आप क्या देख रहे हो? एंट्री भी इसी रास्ते एंड एग्जिट भी इसी रास्ते। तो दोनों आपका सेम रास्ते से होगा। फाइन, सो दैट इज वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो दैट इज वाई इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अंडरस्टूड?
उसके बाद जो नेक्स्ट बॉडी प्लान है दैट इज कॉल्ड ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। तो अगर मैं आपका एक सेक्शन कट करूं, सपोज आई विल कट ए सेक्शन ऑफ योर बॉडी, तो आउटर एक स्किन है कि नहीं? तो स्किन इज फॉर्मिंग वन लेयर और ट्यूब, एंड अंदर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रोड्यूसिंग अनदर ट्यूब। ओके, तो अब समझ में आया कि हम लोग उसको ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान क्यों बोलते हैं? सो बिकॉज आउटर ट्यूब इज द स्किन एंड इनर ट्यूब इज द व्हाट? बोलो। Digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप फिश खाते हो तो आप बंगाली हो के तुम फिश खाता है और इतना गाधा है, हाँ? ये कौन सा पिक्चर का डायलॉग है बताओ? बोलो, बिकॉज पिक्चर का भी डायलॉग का नाम आना पड़ेगा, नहीं तो नीट नहीं होगा। Gold. तुम फिश खा के इतना बड़ा गाधा है। यस, वेरी गुड। पिक्चर नेम इज गोल्ड। तो समझ रहे हो? तो फिश का अगर आप राउंड पीस को इमेजिन करिए, तो उसका आउटर कवरिंग स्किन है कि नहीं, काला वाला, एंड Yes. अंदर जो गोला है जहां पेट होता है, तो वो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए ट्यूब विद इन अ ट्यूब। अभी इसी को अगर हम लोग बनाते हैं फिश, सपोज इसको हम लोग लंबा बना दें, तो ये फिश का पीस जैसे हो गया, एंड ये उसका पेट है, याद है? सो द आउटर वन इज द स्किन एंड दिस इज द पेट, जो इसके अंदर जो इंटेस्टाइन रहता है। एंड यहाँ आपको एक और चीज मिलेगा, क्या? यहाँ आपको उसका हड्डी मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम। तो दिस इज कॉल्ड ए ट्यूब इनसाइड अनदर ट्यूब। कोई शक? No, sir. नाउ ये जो ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान है, इसमें दो कंसेप्ट हो सकते हैं। तो सपोज ये हमारा ब्लास्टुला है, ओके ना? ये जो ब्लास्टुला है, इसके अंदर हमें कुछ सेल्स बनाने पड़ेंगे। एक्चुअली वो उन्होंने सेल्स बनाया नहीं, तो वी हैव टू मेक सम सेल्स, तभी जाके ब्लास्टुला बनेगा। इन्होंने सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट बना दिया है एंड बोल रहे हैं ये एक ब्लास्टुला है। तो ब्लास्टुला में ऐसे सेल्स होंगे, ओके? सो दीज आर द सेल्स एंड दे विल फॉर्म व्हाट? दे विल फॉर्म बेबी। ओके, तो अगर आप लोग चैनल में वीडियोस देखते हो, इसका नाम भी होगा वहाँ। अभी चल रहा है ना रिप्रोडक्शन, तो आप देख सकते थे। तो ये जो है, ये हैं आपके सारे सेल्स। सो दीज आर व्हाट? दीज आर योर सेल्स विच विल फॉर्म द बेबी। अंडरस्टूड? तो ये आपके बेबी के सेल्स हैं। एंड व्हाट आर दीज सेल्स कॉल्ड? तो ये जो आउटर लेयर है उसका नाम अलग है, एंड जो सेल्स है उसका नाम अलग है। तो आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। ओके, मतलब ये उसका न्यूरिशमेंट डिराइव करेगा, माने इट विल वर्क इन फेवर ऑफ गेटिंग फूड फॉर द बेबी। एंड जो दूसरा सेल है, इसको हम कहते हैं इनर सेल मास या एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। समझ रहे हो? तो ये आपका बच्चा बनाएगा। तो दिस विल मेक द बेबी। अंडरस्टूड? तो ट्रोफोब्लास्ट नरिशमेंट करेगा, इनर सेल मास बच्चा बनाएगा। कोई शक? सो दैट इज कॉल्ड, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर। तो ये अरे यार, ये सब हिल जाता है, दुखी करता है। चलो ऐसे हो गया। एक्चुअली वो सब हिल जाता है ना, फिर गड़बड़ हो जाता है। इसको हम लोग लिखते हैं ICM या EDP, शॉर्ट में लिख देंगे, और क्या ना। चलिए, तो इसीलिए ये जो आपका कंसेप्ट है, सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड योर इनर सेल मास। तो अब ये है ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला में क्या होगा?
एक इनवेजिनेशन होता है ऐसे। तो जैसे इनवेजिनेशन होगा तो आपका ये जो बन गया ये एक अर्ली गैस्ट्रुला है। तो आप ये जो अर्ली गैस्ट्रुला का जो माउथ है, इस माउथ को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर। ओके, ब्लास्टोपोर। तो अगर ब्लास्टोपोर बन जाएगा आपका माउथ, तो वो कंसेप्ट है प्रोटोस्टोमस। प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट, प्लस स्टोमा का मतलब है क्या? माउथ। तो प्रोटोस का मतलब है फर्स्ट, प्लस स्टोमा का मतलब है माउथ। तो इसलिए व्हाट इज प्रोटोस्टोमस? दैट इज फर्स्ट माउथ। ओके, तो पहले अगर माउथ बने तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोस्टोमस। तो ये आपका डेरिवेशन ऑफ नाम है। तो इसीलिए जो आपका ब्लास्टोपोर अगर माउथ बन गया तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमस। ब्लास्टोपोर अगर एनस बन गया एंड माउथ बाद में बना, सो दैट इज कॉल्ड ड्यूटेरोस्टोमस। ओके, तो ड्यूटेरस, ड्यूटेरस का मतलब होता है आफ्टर, प्लस स्टोमा का मतलब है माउथ। तो अगर माउथ बाद में बने तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमस। कोई शक? नो सर। समझ में आया? चलिए, तो इसलिए प्रोटोस्टोमस प्रिमिटिव है। देखा गया है कि इसमें इन फ्लैटवर्म्स, राउंडवर्म्स, एनेलिड्स, मलस एंड आर्थ्रोपॉड्स। तो इनमें आपका देखा गया है प्रोटोस्टोमस कंडीशन। ड्यूटेरोस्टोमस एडवांस कंडीशन है। सो दिस इज रिपोर्टेड इन एकेनोडर्म्स एंड ऑल हायर कॉर्डेट्स। ओके, मतलब एनिमल्स में कौन आएगा? कॉर्डेट्स, तो हायर कॉर्डेट्स। ठीक है, तो इन दोनों में आपका देखा जाता है ड्यूटेरोस्टोमस कंडीशन। क्लियर? चलिए, अगला पॉइंट जो है अब उसको हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। है कि नहीं? तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्री। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। तो व्हाट इज सिमेट्री? It refers to the similarity in arrangement of the parts in the opposite sides of the body. For example, अगर मैं आपको इमेजिन करिए कि दो ऑपोजिट हाफ्स में काटूं, तो अगर वो दोनों हाफ एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट है तो उसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। ओके, तो इसलिए सिमेट्री है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो अब सिमेट्री जानने के लिए आपको एक्सिस देखना पड़ेगा, माने किस एक्सिस में आप सिमेट्रिकल हैं। तो आप जानते हो हमारे पास तीन एक्सिस तो जनरली है। एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू व्हाट? बोलिए। एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू ग्राउंड, वाई एक्सिस इज वर्टिकल टू ग्राउंड एंड जेड एक्सिस आपका ऑब्लिक एक्सिस है कि नहीं? तीन तो जनरली एक्सिस आपको मिलेगा। उसके बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन क्या होता है? ये एक टू डायमेंशनल प्लेन है। तो अब अगर आपका एक टू डायमेंशनल प्लेन को आपके बॉडी के थ्रू पास किया जाए तो दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आप उसमें अलग अलग प्लेन आ जाएगा। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन क्या होता है? बोलिए। ये वाई एक्सिस वाला प्लेन है। इफ यू पास ए प्लेन along the y axis so that is called vertical plane। ठीक है, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल प्लेन चलाएंगे so that is called horizontal plane। ठीक है, तो इसलिए इसके ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y एक्सिस, है कि नहीं? y एक्सिस के पैरेलल इसमें हम लोग लिखेंगे, कोई सिंबल मिल जाएगा तो अच्छा है। इसमें सिंबल तो आता है,
चलिए सपोज हम लोग इसको पैरेलल लिख देते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर है तो वो क्या है? सो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन। उसी तरह पैरेलल टू एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अंडरस्टूड? अब Yes. उसके बाद एक ट्रांसवर्स प्लेन होता है। ट्रांसवर्स प्लेन आप हर समय याद रखेंगे ब्रैकेट में, इट प्रोड्यूसेस क्या? राउंड सेक्शंस हैविंग vertebral column, comma digestive system, comma ribs, etc. तो जो सेक्शन आपका ये सब लाएगा उसको हम कहते हैं क्या? ट्रांसवर्स प्लेन। अब प्रॉब्लम क्या है? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग होता है। जैसे हम लोग बाइपेडल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये हमारा बाइपेडल ऑर्गेनिज्म है, तो देख रहे हो, तो ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? सो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एंड दिस इज एक्स जेड एंड वाई जेड, ये दोनों वर्टिकल प्लेन। अंडरस्टूड? तो ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ये एक और वर्टिकल प्लेन है। एक्स वाई जेड एक्सिस ऐसे आप ले सकते हो, और क्या। नाउ अब अगर हम लोग क्वाड्रुपेडल एनिमल्स को देख लें, तो आपका ऊपर दो वर्टिकल है, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल है। अब मेरे को बताइए, अगर हमको राउंड पीस काटना है तो कौन सा प्लेन में काटेंगे? हॉरिजॉन्टल में ना वर्टिकल में? हमें वर्टिबल कॉलम चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए, रिब्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। Horizontal. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे काटेंगे। तो इसलिए देखो ये जो रेड है हमारा, तो रेड इज ट्रांसवर्स प्लेन, तो ये रेड ट्रांसवर्स प्लेन है, ये रेड ट्रांसवर्स प्लेन है। तो हमारे केस में, बाइपेडल ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या देखा जाएगा? बोले, इट प्रोड्यूसेस ट्रांसवर्स सेक्शंस। इसको हम लोग टीएस लिख Plane देंगे। horizontal. हाँ, टीएस वो हिल जाता है ना सारा कुछ, तो गड़बड़ करता है। ओके, ट्रांसफर सेक्शंस और क्रॉस सेक्शन। फाइन, इसको ट्रांसफर सेक्शन या क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। ओके, हो गया। चलिए, तो अब इन केस ऑफ ह्यूमन, जो बाइपेडल ऑर्गेनिजम्स, हमारा ट्रांसवर्स प्लेन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट इन केस ऑफ योर गोट, Vertical. वर्टिकल। तो इसलिए याद रखेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन वैरी करेगा ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन इफ इट इज बाइपेडल और इफ इट इज क्वाड्रुपेडल। अंडरस्टैंड? चलिए, अब अगर आप ध्यान दो तो क्या है, सर हाँ बोलो। सर ये बाईपेडल और क्वाड्रुपेडल क्या है? आप किस जमाने में हो? यू कम फ्रॉम विच स्कूल? सही लाइट ऑफ कर, लाइन पड़ा ला, जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो। अरे कौन सा स्कूल से आया है तुम? सर डीपीएस। डीपीएस कौन सा? सर कलिंगा। वो अंग्रेजी नहीं पढ़ाया तुमको? बाई पेडल मतलब क्या होता है? बाई मतलब क्या होता है? सर टू। आप पेडल मतलब घोड़ो, तो इससे व्हाट इज बाई पेडल नाउ? सर टू लेग्स। वॉकिंग ऑन टू लेग्स। एंड व्हाट इज क्वाड्रुपेडल? वॉकिंग ऑन फोर लेग्स। तो इसमें इतना शर्माने वाला क्या बात है? चलिए, तो समझ में आ गया। तो देखो मैं कितना लव से समझाता हूँ, है कि नहीं? आई एम सो केयरिंग। चलिए, अब आ जाइए बाइलैटरल सिमेट्री में। तो जो प्लेन आपको बाइलैटरली सिमेट्रिकल बोलेगा उसको हम क्या कहेंगे? सैजिटल प्लेन। ओके, तो द प्लेन विच प्रोड्यूसेस बाइलैटरल सिमेट्री उसको सैजिटल प्लेन बोलेंगे।
तो हमारे केस में वो क्या है, तो दिस इज ए मीडियन, माने बीच में से जाएगा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। लॉन्गिट्यूडनल क्यों उसको बोला जाता है, बिकॉज वो लॉन्ग एक्सिस में होता है। ओके, तो देखो हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऐसा है, उनका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा। फाइन, देख रहे हो? यस, अगेन बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल मतलब इन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द बॉडी, मतलब हेड टू टेल। तो हमारा हेड ऊपर, टेल नीचे, तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऊपर से नीचे जाता है। उनका हेड आगे, टेल पीछे, उनका लॉन्गिट्यूडनल प्लेन सामने से पीछे जाता है। ओके, तो इसीलिए दीज थिंग्स विल वेरी। चलिए, अब जब आप स्कूल में डेफिनेशन लिखेंगे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, जैसे इफ एन एनिमल कैन बी कट इनटू डैश ए टू इक्वल हाफ्स इन डैश प्लेन एंड डैश एक्सिस, इट इज नोन एज डैश सिमेट्री। समझ रहे हो? तो आप ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे। कोई शक? अब सपोज मैं बोल रहा हूं नो प्लेन नो एक्सिस, तो कौन सा सिमेट्री होगा? माने किसी भी प्लेन में, किसी भी एक्सिस में आप टू इक्वल अपोजिट हाफ नहीं बना सकते। एसिमेट्रिकल। तो दैट इज कॉल्ड एसिमेट्री। एंड उसका बढ़िया एग्जांपल क्या है, बोलिए? तो कॉलोनियल स्पॉन्जेस, कॉलोनियल निडारिया, कोरल्स एंड स्नेल्स। अगर आप कालू वालू बुक देखोगे, वो लोग लिखते हैं अमीबा। तो अमीबा पहले चल जाता था, बट अभी अमीबा अब कहाँ है? इज अमीबा एन एनिमल नाउ? नो सर। नो, इट हैज बीन शिफ्टेड टू प्रोटिस्टा। तो इसलिए अब हम वो नहीं लिख सकते। समझ में आया? अगर आप अमीबा एग्जाम्पल मेरे को दोगे, आई विल गिव यू थोड़ा डिम। समझ में आ गया दादा? समझ में तो यू, चलिए, वेरी गुड। अब एनी प्लेन, एनी एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर, तो किस तरह का सिमेट्री हो गया है? एनी प्लेन, एनी एक्सिस बट पासिंग थ्रू डायमीटर। रेडियन। सोचो सोचो सोचो। एक वार्निंग मैं आपको दे देता हूं ऑलवेज, कि आप जे सर का क्लास में बिना पढ़ के आए तो ठन्नी भी समझ में नहीं आएगा। ओके, इसीलिए आपके पास जो अच्छा अच्छा बुक है, कालू बुक्स है, सब में से पढ़ के जरूर आएंगे। ओके, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए बोलिए। एनी प्लेन स्फेरिकल सिमेट्री, बिकॉज किसी भी प्लेन, किसी भी एक्सिस अगर डायमेट्रिकल काट लोगे तो वो राउंड होता है, स्फीयर जैसा। ओके, सो लाइक दैट। अनफॉर्चुनेटली इतना क्लोज एग्जाम्पल मिलना मुश्किल होता है। ह्यूमंस, एनिमल्स में एग्जैक्टली स्फेरिकल तो कोई है नहीं, बट हम लोग सम एकाइनोडर्म्स लग सकते हैं। ओके, सम एकाइनोडर्म्स लाइक पांडास दो तापरे अर्चिन, लाइक अर्चिन, सी अर्चिन। तो सी अर्चिन जो है वो आपका थोड़ा स्फेरिकल होता है। बट वॉल्वॉक्स, देखो एग अर्ली एम्ब्रियो तो कभी भी एग्जाम्पल में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि एग एंड अर्ली एम्ब्रियो इज नॉट ए स्पीशीज, तो वो एग्जाम्पल में देना बेवकूफ़ी होता है। हेलियोजोन प्रोटिस्ट, रेडियोजोन प्रोटिस्ट दे सकते हो, बट वो आप किस सर को देंगे? बॉटनी सर को। ओके, तो इसलिए जूलॉजी में अगर स्फेरिकल सिमेट्री का एग्जांपल देना है तो आपको एक काइंड ऑफ देना पड़ेगा। देखो मैंने लिखा तो हुआ है, बट आई हैव ओनली हाईलाइटेड व्हिच वन, एकाइनोडर्म्स। चलिए, अब आप लोग अपना पेन सबको देखिए, क्लोज योर पेन्स। आप मेरे को बताइए, हाउ मेनी प्लेन, हाउ मेनी एक्सिस? मैं उसको आप दो इक्वल अपोजिट हाफ में काट सकते हैं। बोलिए। Look at your pen and tell me. So one axis. And how many planes?
देखो प्लेन का मतलब क्या है, आप अपना जो कॉपी का एक न्यूज़पेपर लो या एक चाकू लो, चाकू भी 2D होता है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, तो आप चाकू से पेन को कितने इक्वल हाफ में काट सकते हैं, 2 इक्वल हाफ में कितने प्लेन कितने एक्सिस में काट सकते हैं? एक प्लेन एक एक्सिस। यस, 1 प्लेन एंड 1 एक्सिस। तो इसका इसका क्या हो जाएगा, बाइलैटरल सिमेट्री। ओके, एंड जिस प्लेन में आप उसको काटेंगे उसको कौन सा प्लेन बोला जाता है, सैजिटल प्लेन। ओके, सो दैट इज कॉल्ड सैजिटल प्लेन। कोई शक? नाउ अब आप पेन का ढक्कन हटा दीजिए एंड बोलिए कितने प्लेन कितने एक्सिस। रिमूव द कैप एंड टेल मी। प्लेन्स 2 एक्सिस। कितना प्लेन? सर 2 प्लेन्स। और अच्छे से देखिए अपने पेन को। So one axis and infinite planes. यस, इनफाइनाइट बायोलॉजी में बोलेंगे नहीं, बिकॉज बायोलॉजी में हर चीज फाइनाइट है। ओके, तो मेनी प्लेन्स बट वन One एक्सिस। तो वो कौन सा सिमेट्री हो जाएगा, रेडियल सिमेट्री। ओके, तो इसलिए एनी प्लेन बट वन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ओके, एंड one plane one axis, that is called what, bilateral symmetry। तो इसीलिए अब आप याद रखिए, अब एक्चुअली व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेडियल सिमेट्री। अब आप देखो, सपोज मंजिष्ठा, आर यू देयर? विशाल, तुम लोग का कौन कौन है, एक्चुअली मुझे नाम दिखता नहीं है। तो मंजिष्ठा नहीं है। हाँ, छुट्टी मार दिए होंगे ना। चलिए, हाँ बोलो, आपका कौन कौन बच्चा है, मुझे समझ में नहीं आता। तुम लोग कोई मुंह नहीं दिखाते हो ना, पता नहीं चलता कौन क्या है। चलिए, जो अमिता नायक, ओके, आपको सपोज खाना अगर पीछे से दिया जाएगा तो आप कैसे खाएंगे? माने आप जिस तरफ मुंह करके बैठे हो, मम्मी आपके पीछे प्लेट रखी है, तो हाउ विल यू ईट? तो नहीं खा पाएंगे। हाँ बोलो। सब पीछे से तो नहीं खा पाऊंगी, आगे से। भाई खाने का इच्छा है या नहीं है? यस सर। तो मम्मी हैज केप्ट द प्लेट बिहाइंड यू, हाउ विल यू ईट? पीछे मुड़ के खा लूंगी। बस, इतना गधा कैसे है तुम? हम पीछे मुड़ जाएंगे। ओके, क्यों पीछे मुड़ जाओगे? क्योंकि आप मुड़ सकते हो, समझ रहे हो ना? तो सिंस आप मुड़ सकते हो, आप पीछे मुड़ के खा लिए। ओके, अब सपोज मैं आपके पैरों में फेविक्विक लगा दूंगा, तो अब आप कैसे खाओगे? खा सकते हो क्या अब? नो सर। नहीं। तो ता माने कौन कि इन केस ऑफ सेसाइल एनिमल्स, जो लोग फिक्स्ड होते हैं, उनके लिए रेडियल सिमेट्री एक वरदान है। क्यों बोलो? क्योंकि उनका माउथ बीच में होता है, चारों तरफ हाथ होते हैं, जहां मर्जी आया वहां से उठा लोगे। अब सपोज हम लोग बॉक्सिंग लड़ेंगे, ओके, तो अब सपोज कोई मेरे तरफ एक गन से शूट कर रहा है, तो मैं ऐसे क्या करूंगा, साइड से पकड़ लूंगा गोली। एंड उस कराटे, आई नो कराटे, यू नो और नॉट। तो जब कोई मेरे को साइड से गोली मारेगा, मैं साइड से पकड़ लूंगा। मैं कोई सामने से गोली मारेगा, मैं दांत से पकड़ लूंगा। ओके, बट अगर कोई पीछे से गोली मारेगा तो मैं मुड़ जाऊंगा और पकड़ लूंगा। अंडरस्टूड?
बट अगर हम नहीं मुड़ सकते तो क्या होगा? तो अगर पीछे से गोली मारा तो मर जाऊंगा, कोई शक? ओके, बट इसीलिए सेसाइल एनिमल्स ने क्या किया, वो चारों तरफ हाथ रखे हुए हैं। बेटा जहां से मारोगे वहीं से मारे पकड़ लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, sir. So that is why radial symmetry is actually an advantage for sessile habits. Understood? अब हमारे रेडियली सिमेट्रिकल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है बताइए? तो रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म्स है हमारे क्या? Starfish. यस, स्टारफिश और पॉरीफेरा, निडारिया, टेनोफोरा। ओके, नाउ थोड़ा यहाँ एक तो गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको सौरदीप कि वी हैव एग्जांपल्स पॉरीफेरा, निडारिया। ओके, ये स्टारफिश क्या होता है एक्चुअली? दिस इज एकाइनोडर्म्स। इसमें लिख देना चाहिए एकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश। ओके, तो अब आपको अजीब नहीं लग रहा है इधर कुछ? यस सर। सर पॉरीफेरा तो एनिमल, आई मीन ये जो सुनो, एक्चुअली इसको हम लोग काट दे के इधर लगा देते हैं। तो आर सीन इन पॉरीफेरा, निडारिया एटसेट्रा कॉमा, एंड इधर लिखेंगे स्टारफिश। ठीक है, एंड एकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे दादा? बताइए। मैंने इज देयर समथिंग ऑड हियर? आपको कुछ अजीब लग रहा है? कैन यू टेल? हाँ बोलो। स्टारफिश तो सेडेंटरी है, तो फिर उसको रेडियल में ये नॉर्मली सेसाइल एक्सिस्टेंस के लिए होता है। हाँ, नहीं, डोंट यू फाइंड समथिंग ऑड? कैन यू टेल ऑल द 10 के फाइलम सौरदीप? 1 2 3 करके बोलो। यस सर, पॉरीफेरा, स्निडारिया एंड टेनोफोरा, टेनोफोरा, उसके बाद फ्लैटवर्म, राउंडवर्म, ब्लैकियल पिंटेस, एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकिनोडर्माटा, देन कोर्डाटा, और फिर बस कोर्डाटा में बस फिर बस 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 बस। तो अब थोड़ा गड़बड़ क्या हुआ बताओ? देखो, यू शुड बी स्मार्ट इनफ, यू नो। एक्चुअली आपको ये सब डाउट मुझे पूछना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ आई टेलिंग यू दिस डाउट। समझ रहे हो? अब देखो, पॉरीफेरा, निडारिया, टेनोफोरा के बाद सडनली एकाइनोडर्म्स आया, तो इसके बीच के जो टैक्सॉन है वो कौन सा सिमेट्री शो करते हैं? सर बाइलैटरल। बाइलैटरल। तो भाई तुम क्या बकवास टैक्सोनोमिस्ट है सौरदीप, हैं? अगर ये एक रेडियल था तो तुमको उसको टेनोफोरा के पीछे नहीं लगाना चाहिए था, काहे उसको लेके पीछे कॉर्डेट के पीछे रख दिए? समझ में आया कि नहीं? इफ एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, they should have been kept next to Ctenophora. Why people have placed it very far and close to chordates? Because of body plan. तो वो ड्यूटेरोस्टोमस है, समझे कि नहीं? तो एकाइनोडर्म्स एडवांस्ड होते हैं, इसलिए कॉर्डेट के पास रखा गया है। फिर ये रेडियल सिमेट्री क्यों आ गया? बोलो बोलो। बिकॉज ये सेसाइल है, इडियट। समझ रहे हो? तो इसीलिए इसमें हम लोग को एक्चुअली क्या लिखना चाहिए था? एडल्ट एकाइनोडर्म। स्टारफिश काट देंगे, जगह नहीं होगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर एडल्ट एकाइनोडर्म्स, नॉट एकाइनोडर्म्स। अगर मैं आपको पूछूं एकाइनोडर्माटा में कौन सा सिमेट्री होता है, तो आप क्या बोलेंगे? बाइलैटरल, नॉट रेडियल। क्यों? उसका लार्वा बाइलैटरल होता है। तो फिर
आप एडल्ट्स क्यों एकाइनोडर्म रेडियल बन गए? बिकॉज वो आलसी वो हैं, सेसाइल है। बिकॉज वो सेसाइल है। सुनो, आप एक्टिविटी छोड़कर अगर सेसाइल हो जाओगे तो ऑब्वियसली बायलैटरल सिमेट्री आपको प्रॉब्लम करेगा। अंडरस्टूड? तो सिंस दीज animals they adapted to sessile habits, they had to change into radial. समझ में आया? तो but will you write example echinodermata in radial symmetry? No. तो इसीलिए मैं आपको ये ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूँ। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई आई हैव पुट देम इन ब्रैकेट। कोई शक? तो ये एक स्पेशल केस है, दिस इज नॉट ए एक्चुअल एग्जाम्पल। हो गया? तो नाउ देखिए, तो ये आपका है एसिमेट्री, ये आपका है रेडियल सिमेट्री, ये आपका है बायलैटरल सिमेट्री। ओके, बिकॉज हायर एनिमल्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ये बीच में कहाँ से आ गया? तो ये आपका वही ब्लास्टोपोर वाला कंसेप्ट है। तो ये प्रोटोस्टोमस कंसेप्ट है, ये ड्यूटेरोस्टोमस कंसेप्ट है। एंड देखिए, इसीलिए हमने इस तरह से क्लास बनाया ना यार सौरदीप। देखो कहाँ है आपका फ्लैटवर्म, राउंडवर्म एंड कहाँ है स्टारफिश। तो समझ रहे हो? तो ये सारे बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। तो सडनली एक तो स्टारफिश फंस जाता है बाहर, तो इसीलिए स्टारफिश को हमने कहाँ रखा है? बायलैटरल के ब्रांच। तो इसका मतलब क्या है बोलो? तो जब हम पढ़ेंगे एकाइनोडर्म्स, पहले एकाइनोडर्म्स को रखा गया था निडारिया टेनोफोरा के पास में। अब उसको क्यों दूर ले लिया? क्योंकि पता चला कि वो एडवांस्ड है। अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम। चलिए, अब आ जाइए जर्म लेयर्स या जर्मिनेटिव लेयर्स या टोटिपोटेंट लेयर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा 3 बेसिक लेयर बनता है, फिर वो लेयर्स मिलके सारा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आउटर लेयर को हम एक्टोडर्म बोलते हैं, इनर लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं, बीच वाले लेयर को मेसोडर्म बोलते हैं। तो इसीलिए दे आर 2 जर्म लेयर। जर्म मतलब वो टोटिपोटेंट है। ओके, जैसे आपका जो मेसोडर्म है वो मसल भी बना सकता है, वो बोन भी बना सकता है, वो ब्लड भी बना सकता है। ओके, वो आपका कनेक्टिव टिश्यू भी बना सकता है, वो आपका टेंडन भी बना सकता है, वो आपका लिगामेंट भी बना सकता है, हर चीज वो बना सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टोटिपोटेंट। एक्टोडर्म आपका स्किन बनाता है, एक्टोडर्म आपका ग्लैंड्स बनाता है, एक्टोडर्म आपका नर्वस सिस्टम बनाता है। समझ में आया? एंडोडर्म आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, एंडोडर्म आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, एंड सो ऑन। डू यू अंडरस्टैंड? तो नाउ यू नो व्हाट इज अ जर्म लेयर। ओके, नाउ 2 तरह के एनिमल्स हैं। जो अर्ली एनिमल्स हैं उनके पास 2 तरह का जर्म लेयर होता है, तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। ब्लास्टोस का मतलब है जर्म लेयर, डिप्लोस का मतलब है 2। तो इसलिए उनका एक्टोडर्म एंडोडर्म होता है। सेकंड एग्जांपल है ट्रिप्लोब्लास्टी। तो ट्रिप्लोब्लास्टी का मतलब क्या है? उसमें आपके 3 जर्म लेयर्स होते हैं। तो कौन सा नया आ गया? मेसोडर्म। अंडरस्टूड? चलिए, अब आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट इज सेफलाइजेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ए डेफिनाइट हेड। अब आप देखो स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस का कोई हेड नहीं है, हाइड्रा का कोई हेड नहीं है, टेनोफोरा का कोई हेड नहीं है। समझ रहे हो? तो एक्चुअली जैसे जैसे लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होता गया तो वैसे वैसे हेड की जरूरत पड़ी। अब फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द डेंजर्स टू कम फ्रॉम? जैसे आप दुनिया में काम कर रहे हो तो आपको खतरा कहाँ से है? सामने से है ना पीछे से है?
बताइए, पीछे से पीछे से। बोलो। सामने से। सुनो, अगर कोई आपको पीछे से मारता है, वो गलती किसका है, तुम्हारा ना उसका? बोलो। सपोज आप गाड़ी चला रहे थे एंड पीछे से कोई ठोक दिया, तो पुलिस किसका गलती मानेगा? और वो उसका पीछे वाले गाड़ी का। क्यों? अबे इतना बड़ा बड़ा बटन लगा के रखा है मुंडी में, दिखा नहीं है कि नहीं? ना तुमको गाली देगा, अबे क्यों तू मेरे को देख नहीं पाया? हम लोग कैसे मैंने देखेंगे? तो समझ रहे हो भाई, हम तो आगे देख देख के जा रहे हैं। तो इज इट एनी ऑफ योर ड्यूटी टू सी बैक? सर नो सर। इन फॉरेन इंडिया में क्या है, इंडिया एक अभद्र राष्ट्र है, यहाँ हर गलत लोगों का सुनवाई होता है। बट फॉरेन में अगर पीछे ठोके हो ना, तो 99% तुम्हारा गलती माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हेडलाइट बैक लाइट ऑन है एंड आपने ठोक दिया, इसका मतलब इट इज योर मिस्टेक। क्योंकि भाई जब उसने ब्रेक लगाया, तुमने देखा क्यों नहीं? वाई यू आर सो फास्ट? Why you did not maintain basic distance between two vehicles? तो समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका क्या है, तो आपका नियम सामने देखना है, आप पीछे से कोई डेंजर नहीं फील करते हो। ओके सौरदीप? सर। सर, मर्द का बच्चा है तो लड़ मेरे से, कम एंड फाइट विथ मी, आजा 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 आजा। तो अब तुम मुझे क्या दिखाओगे? अपना एस ना अपना हाथ एंड फेस? हाथ फेस। अगर तुम्हारा एस दिख रहा है, इसका मतलब आप लड़ने के लिए तैयार हो ना भागने के लिए? भागने के लिए। समझ में आया? तो तब मानने कौन हो? मर्द का बच्चा है तो आमने सामने लड़, पीछे से तो गद्दार मारते हैं। समझ में आया? एक्चुअली अर्लियर जो वार्स होता था, आर्मीज आमने सामने खड़े हो जाते थे एंड फिर चलाओ, तो फिर एक तीर यहां से जाता था रेड वाला, टवाओ 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 टवाओ, उधर से उसका कमांडर बोलेगा जवाब दिया जाए उसके तीर का, तो फिर यहां से ग्रीन वाला जाएगा टवाओ टवाओ टवाओ, फिर दोनों तीर मिलेंगे एंड फिर कोई ना कोई एक वैनिश हो जाएगा। तो जिसका वैनिश हो जाएगा वो अचंभित हो जाएगा एंड जिसका जीत जाएगा वो ऐसे हंसेगा। समझ में आया? अंडरस्टूड? इसीलिए द यूरोपियंस दे वर स्काउंड्रल्स, दे फॉट फ्रॉम बैक। तो वो गद्दारी करते थे, वो पीछे से मारना को अपना चालाकी समझते थे। अरे भाई, नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू कम फ्रॉम बिहाइंड। अगर आप पीछे से आके गोली मार दिए तो आर यू ए सोल्जर और आर यू ए कवर्ड? समझ में आया? तो इसीलिए हमारा हर वो डेंजर, हम आगे जाएंगे तो हमारा जैसे गड्ढा, कौन से गड्ढे में गिरोगे? जो तुम्हारे सामने है या जो तुम्हारे पीछे है? सामने। जो हमारे पीछे है। पीछे वाले गड्ढे में कैसे गिरेगी बेवकूफ? आप जा रहे हो सामने, हाउ विल यू फॉल इन द पीछे वाला गड्ढा? सामने वाले को देख के जाएंगे ना। ओहो बेबी, तो आपको वही गड्ढा दिखेगा ना, पीछे वाला गड्ढे में कैसे गिरोगे जब तुम पीछे जा ही नहीं रहे? अच्छा, बुझलू? सपोज तुम मद पी देचू तो तुझे सामने वाला गड्ढा दिखेगा? नहीं। बट मद पीने से भी तो तुम सामने ही जाओगे ना, पीछे पीछे चलते हो दारू पीने से। बोलो, सपोज आप ओवर ड्रंक हो तो यू विल गो फ्रंट या बैक? सर फ्रंट ही। है तो हर चीज हमारा फ्रंट से आएगा। अंडरस्टूड? तो एवरीथिंग विल कम फ्रॉम द फ्रंट। तो इसलिए आप देखोगे योर आईज आर फेसिंग द फ्रंट, नोज इज फेसिंग द फ्रंट, माउथ इज फेसिंग द फ्रंट, ईयर्स आर फेसिंग द, एक्चुअली अगर ईयर भी देखोगे ना, वो भी फ्रंट को ही फेस कर रहा है। आप ध्यान से देखो। यस सर। लेग्स आर फेसिंग फ्रंट, फ्रंट। हैंड्स आर फेसिंग फ्रंट, समझ में आया? तो इसी को कहते हो। अब हमें आपका हर चीज सामने से आने वाला है। अब सुनिए, ब्रेन है हमारे हेड में,
है कि नहीं? अब Yes. आपको एक्टिव लाइफ मेंटेन करना है, तो रिसेप्टर शुड बी क्लोज टू ब्रेन या अवे फ्रॉम ब्रेन? Close to Close to- brain. क्यों? Close to- ताकि धड़ाधड़ इंफॉर्मेशन आए एंड धड़ाधड़ आपको पता चल जाए। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए जैसे ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स हुए, जैसे ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होने लगे, तो सारा सेंस ऑर्गन ब्रेन के करीब आ गया एंड वो स्ट्रक्चर क्या बन गया? सो दैट इज कॉल्ड हेड। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ ए डेफिनाइट हेड को हम क्या बोलते हैं? सेफालाइजेशन। कोई शक? No, sir. तो नाउ यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए हेड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सपोज कोई आपको गाली दे रहा है लेफ्ट साइड से, तो आप कान को लेफ्ट करोगे ना पूरा मुंडी लेफ्ट घुमाओगे? Mundi. Pull ahead. Because you want to see who that scoundrel is who is shouting at you, है कि नहीं? तो लाइक दैट। तो इसीलिए पूरा हेड जो है वो एक सेंसरी बॉडी है, वो सारे खबर लाएगा, इमीडिएटली ब्रेन को देगा, ताकि आप गड्ढे में गिरे या ना गिरे। ना गिरे। ना Nagin. गिरे। चलिए आप समझ में आ गया बॉडी सेफलाइजेशन। चलिए, इसलिए व्हाट इज ए ट्रू हेड? तो द हेड इज ए स्ट्रक्चर इन विच ऑल ऑर्गन्स आर कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, विथ द ब्रेन। एक्चुअली इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दिस रिजल्टेड ड्यू टू और एंट्रेंस फॉरवर्ड। द हेड इज ए स्ट्रक्चर इन विच ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन लिख देंगे ना, एंड ब्रेन, क्योंकि ब्रेन लिखना जरूरी है। ब्रेन आर कॉन्सेंट्रेटेड, है कि नहीं? तो ऑल द सेंस ऑर्गन्स, इसको इधर से कट कर देंगे, इधर डाल देंगे, ओके, आर कॉन्सेंट्रेटेड। समझ में आया? तो ब्रेन क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग करेगा। सेंस ऑर्गन्स क्या करेंगे? खबर लाएंगे। कोई शक? No, sir. चलिए, उसके बाद जो टर्म है दैट इज कॉल्ड अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस का मतलब है आपके बॉडी से जो चीज बाहर के तरफ सेंट्रल एक्सिस से निकल के होगा। अंडरस्टूड? तो जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, टेल हो गया, नोज हो गया, ये सब क्या है? दे आर प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, सो दे आर कॉल्ड अपेंडेजेस। कोई शक? No, sir. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या है बोलो तो? माने एग्जैक्ट रिपीटिशन होना चाहिए। अब आप देखो एक स्लीपर ट्रेन के बोगी में, ओके, all rows have how many 3 टिके chairs? 3 सीटर्स। हर रो में या हर केबिन में कितना 3 सीटर होगा? 2। ओके, कितना 1 सीटर होगा? 2। कितना खिड़की होगा? 4। Sir. एवरी इमेजिन, थोड़ा एक ट्रेन डब्बा इमेजिन करो, तो उसमें एक कूप होता है ना, दैट 8 सीटर इज कॉल्ड ए कूप। तो हर कूपे में कितना 3 सीटर्स है? 2। कितना 2 सीटर्स है? 2। 2. कितना विंडोज है? 4। 4. उधर 2 इधर 2, है कि नहीं? कितना कॉमन पैसेज है? 1। अंडरस्टूड? कितना पंखा है? 3। ओके, 1 2 3 होगा, 3 पंखा होगा, एंड सो। कितना एग्जॉस्ट होगा? 1, एंड सो। तो इसका मतलब एक ट्रेन में जो 72 सीटर होता है, तो उसमें 9 कूपा होता है। तो 9 कूपे में आपका ऐसे अरेंजमेंट होगा। तो डू ऑल द स्लीपर बॉगी लुक अलाइक? बोलिए, सारे स्लीपर बॉगी एक जैसे दिखते हैं? यस। तो Yes, इसलिए दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट रिपीटिशन। ओके, बट
can we tell that the whole train is segmented? No, sir. No. No, sir. No. क्यों नहीं बोलो? AC1 AC2 AC1 टायर अलग दिखेगा, General. हर AC3 टायर अलग दिखेगा, हर स्लीपर अलग दिखेगा, हर गार्ड बॉगी अलग दिखेगा, हर है जो इंजन अलग दिखेगा, हर जनरल बॉगी अलग दिखेगा. So if we consider the whole train, can we say it is truly segmented? No, sir. No. No. बट अगर हम सारे स्लीपर देखें, यस. अगर हम सारे 2 AC देखें, यस. अगर हम सारे जनरल देखें, यस. कोई शक? No, तो sir. उसी तरह से अगर एनिमल्स में आप एग्जैक्ट रिपीटेशन देखते हो, सो दैट इज कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन. सिर्फ बाहर से दिख रहा है, अंदर कुछ नहीं है. आप बाहर से देख रहे हो कि उस घर में 10 कमरे हैं, उसमें ऐसे लाइन, उसका पेंटिंग ऐसे किया है एज इफ देयर आर 10 रूम्स. अंदर जाके देखे तो एक हॉल है. समझ रहे हो? सपोज आप देखोगे जो आपका असेंबली हॉल होगा या जो आपका जो प्रोग्राम हॉल होता है स्कूल में, उसमें कितने दरवाजे होंगे? एक ना अनेक? Connect. बहुत सारे. अनेक. तो अगर आपको देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बाहर से कि ये मल्टी रूम्ड रूम है, माने Yes, sir. बहुत सारे अलग अलग रूम है. Yes, sir. Yes. बट खोल दो तो एक ही रूम है. इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नली सेगमेंटेड बट इंटरनली नॉट. Unseen. समझ में आया? Not. तो एक्सटर्नली सेगमेंटेड है बट इंटरनली नॉट. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes. समझ में आया? Yes, sir. बट बाहर से दिख रहा है एक ही कमरा है, अंदर गए तो जैसे हॉस्टल देखोगे, अगर आपका जो जनरली हॉस्टल स्कूल में बनाते हैं वो बाहर से दिखेगा कि एक ही कमरा है, बट अंदर जो जिसको हम लोग ये बोलते हैं जो माने डॉर्मिटरी, तो बाहर से दिखोगे एक ही कमरा है, बट अंदर जाओगे लाइन में बेड लगे होते हैं. तो इसका मतलब क्या है? इट इज एक्सटर्नली नॉट सेगमेंटेड बट इंटरनली सेगमेंटेड. Segmented. समझ में आया? Yes, sir. तो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसीलिए अगर आप एनेलिडा को देखोगे, अर्थवर्म, अगर आप आर्थ्रोपोडा को देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो ट्रूली सेगमेंटेड है. ओके. उसी तरह अगर आप ये फिश को देख रहे हो, प्लीज लुक एट दिस फिश. ओके. तो ये जो फिश आप देख रहे हो, तो इसमें भी आप क्या देख रहे हो? हर सेगमेंट में रिब्स है, हर सेगमेंट में वर्टिब्रल कॉलम है. ये जो मसल का बैंड है ना, इसको मायोटोम्स बोला जाता है. हर सेगमेंट में मायोटोम्स होगा. बाहर से देखोगे हर सेगमेंट में स्केल्स होगा. इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ट्रू सेगमेंटेशन. आप कौन सा एग्जाम्पल है बताओ? कैन वी टेल वी आर ट्रू सेगमेंटेड? No, sir. No, sir. यस. क्योंकि हमारे केस में भी अगर आप वर्टिब्रा देखोगे, हर सेगमेंट में वर्टिब्रा होगा Yes, sir. कि नहीं? और एटलीस्ट 12 सेगमेंट में रिब्स होगा. हाँ. तो लाइक दैट. तो इसलिए कॉर्डेट्स, आर्थ्रोपॉड्स एंड एनालिड्स, दे आर गुड एग्जांपल ऑफ व्हाट? सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म. ओके. बट जो टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सोलियम क्या है? वो फॉल्स सेगमेंटेड है. क्यों? वो बिल्कुल ट्रेन जैसा होता है. ये टीनिया सोलियम है. ओके. उसका जब जन्म होता है सिर्फ स्कॉलेक्स और नेक होता है, मतलब पूरा बॉडी इकट्ठा बना भी नहीं. फिर जब वो पैदा हो जाएगा, नेक से आपका नया नया सेगमेंट बन के नीचे उतरेगा. एंड उसका भी जो सारे इमेच्योर प्रोग्लोटिड एक जैसे होंगे, सारे मैच्योर एक जैसे होंगे, सारे ग्रेविड एक जैसे होंगे, बट इन टोटल पूरा वर्म
एक जैसा नहीं होगा। तो इसलिए टीनिया सोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज द False. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? फॉल्स फॉल्स सेगमेंटेशन। आ गया मजा? चलिए, तो इसको हम लोग सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म बोलते हैं। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटी। प्लीज याद रखिए, ये एनसीईआरटी में थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है। पहले हम लोग अपना समझेंगे, फिर एनसीईआरटी का गड़बड़ को ढूंढ के निकालेंगे। अंडरस्टूड? नाउ यस सर। व्हेन ए बॉडी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, एक्चुअली मैं इसके पहले वाले क्लास में ये बना लिया हूँ, तो आप लोग को सिर्फ दिखा दूंगा। ओके, अब देखिए, ये आपका एक बॉडी बन रहा है। तो इसमें क्या है? ये कौन सा लेयर है? बोलो, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर? 2 layers। 2 लेयर्स। तो ये किस तरह का एक एनिमल है? डिप्लोब्लास्टिक। एंड उसका अंदर जो कैविटी है, इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? आर्केंटेरॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्केंटेरॉन? प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो आर्केंटेरॉन का मतलब है प्रिमिटिव, सॉरी हिल जाएगा सब कुछ, प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो आर्केंटेरॉन का मतलब होता है प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसीलिए अगर मैं आपको पूछूं दैट विच इज द फर्स्ट कैविटी इन एनी बॉडी ड्यूरिंग फॉर्मेशन, सबसे पहला कौन सा कैविटी बनता है? आप देखो, हर एक में आर्केंटेरॉन है। ओके, तो इसका मतलब वो क्या है? तो फर्स्ट कैविटी ऑफ एनी बॉडी इज व्हाट? आर्केंटेरॉन। ओके, नाउ अगर आपके बॉडी में आर्केंटेरॉन के अलावा एक और कैविटी है, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बॉडी कैविटी या सिलोम। Understood? So if there is any cavity other than archenteron, that is called body cavity. Okay? तो एक्चुअली बॉडी कैविटी को सिलोम बोला जाता है, बट एनसीईआरटी ने क्या गड़बड़ कर दिया? ट्रू सिलोम को बॉडी कैविटी, ट्रू सिलोम को सिलोम कह दिया। तो ट्रू सिलोम एक्चुअली उसका नाम क्या होता है? यू सिलोम। बट एनसीईआरटी में यू सिलोम के जगह पर लिख दिया सिलोम। अंडरस्टूड? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए हम लोग थोड़ा अकॉर्डिंगली डेफिनेशन चेंज करते हैं। और क्या? तो इफ देयर इज एनी कैविटी अदर देन आर्केंटेरॉन, उसको बोलेंगे क्या? बॉडी कैविटी। नहीं, अभी तुम लोग बॉडी ही कैविटी लिखोगे ना, तुम लोग को स्कूल में भी लिखना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे बॉडी कैविटी। नाउ अगर बॉडी कैविटी के चारों तरफ मेसोडर्म है, जैसे यहाँ देखिए, दिस येलो लेयर इज मेसोडर्म, तो अब ये जो व्हाइट वाला कैविटी आप देख रहे हो, इसके चारों तरफ मेसोडर्म है कि नहीं है? बोलो, है। तो इधर देखो, ये जो व्हाइट वाला कैविटी है, उसके चारों तरफ मेसोडर्म है कि नहीं है? बोलो, है। तो इसीलिए ये क्या हो गया? एग्जाम्पल। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ यू सिलोम। समझ रहे हो? आपके चारों तरफ बॉडी कैविटी है क्या? मेसोडर्म होना चाहिए। तो इफ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट all around the body, all around the body cavity, such a body cavity is called coelom, but actually उसको यूसिलोम बोला जाता है। समझ में आया? तो ये आप याद रखेंगे। तो नाउ इधर आप देखिए, क्या ये जो व्हाइट वाला कैविटी है, इसके चारों ओर ये है? बोलिए, in all these cases do we have mesoderm all around? नो सर, नहीं No. है। तो इधर क्या कंडीशन है? बोलो, यहाँ एंडोडर्म के तरफ है, बट मेसोडर्म एक्टोडर्म के तरफ नहीं है। तो ब्लू इज एक्टो, येलो इज मीजो एंड रेड इज एंडो। तो इसीलिए
यहाँ जो बॉडी कैविटी है वो एक्टोडर्म के तरफ नहीं है बट एंडोडर्म के तरफ है। इधर क्या हो रहा है बताओ मिठाची, इधर क्या है बोलो? एंडोडर्म की तरफ है लेकिन मेसोडर्म की तरफ नहीं है। तरफ है दादा दादा की बोलছো? मैं बोल रहा हूँ कि एंडोडर्म की तरफ है बट मेसोडर्म की इधर तरफ नहीं है। इधर इधर मेसोडर्म कहाँ है बोलो? एक्टोडर्म की तरफ है, एंडोडर्म की तरफ नहीं है। बस इधर क्या हो रहा है बोलो? इधर मेसोडर्म पैचेस में है नहीं है, है नहीं है नहीं है नहीं है। इसका मतलब इन तीनों ही कंडीशन में मेसोडर्म जो है वो क्या बॉडी कैविटी के चारों तरफ नहीं है, तो इसलिए उसको कौन सा सिलोम बोला जाता है? सूडोसिलोम। अंडरस्टूड? तो दैट इज व्हाई दिस इज, इसमें है ही नहीं, इसमें तो कैविटी ही नहीं है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एसिलोम। समझ में आया? तो एंड मतलब इसमें स्यूडोसिलोमेट में बॉडी कैविटी है पर पूरा नहीं है। बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट बट नॉट लाइंड ऑन ऑल साइड्स बाय मेसोडर्म। ओके, तो Yes. चारों तरफ मेसोडर्म नहीं है, इसीलिए फॉल्स। जब चारों तरफ मेसोडर्म होगा उसको कहेंगे ट्रू। समझ में आया? यस सर। चलिए तो वही आप डेफिनेशन पे चलते हैं। चलिए तो आप डेफिनेशन क्या है तो आप देखिए, तो एनिमल्स आर अकॉर्डिंगली क्लासिफाइड। तो व्हाट इज एसिलोमेट? इफ देयर इज नो बॉडी कैविटी, मतलब इफ देयर इज नो कैविटी अदर देन क्या? आर्केंटेरॉन। माने आपका एक आर्केंटेरॉन है, उसके अलावा कोई कैविटी नहीं। कैविटी नहीं है। ओके, लिखा है ना, इफ एन ऑर्गेनिज्म if an organism possesses any additional cavity other than the archenteron, it is called body cavity। ठीक है, तो एनिमल्स जो एसिलोम में क्या है? आर्केंटेरॉन इज प्रेजेंट बट नो अदर कैविटी इज प्रेजेंट, so that is why it is called what? बोलो। एसिलोम। हाँ, that is called acoelomate। अब what are false coelom? If the body cavity is not lined on all sides by mesoderm, so it is referred to as false coelom। ठीक है, in case of roundworms the body cavity is a persistent blastocele and lined by the ectoderm and the endoderm, है कि नहीं? तो इसीलिए उसमें आपका एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म है, उसमें मेसोडर्म नहीं है। ओके, सो लाइक दैट, तो इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स सिलोम। ओके, या इसको हम थोड़ा और बेटर कर देते हैं, इन केस ऑफ नेमाटोडा, क्योंकि आपका बाकी तो नहीं है। इन केस ऑफ नेमाटोडा द बॉडी कैविटी the body cavity has mesoderm only close to the ectoderm। ओके, मतलब क्या है? स्किन। तो स्किन में आपका क्या है? मेसोडर्म है। सुनो, एक्चुअली मेसोडर्म का मतलब क्या है बोलो? मसल्स। मेसोडर्म आपका क्या बनाएगा? मसल्स बनाएगा। तो इन केस ऑफ नेमाटोडा द बॉडी कैविटी हैज मेसोडर्म ओनली क्लोज टू द एंडोडर्म एंड नॉट एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म के पास मसल्स है बट एंडोडर्म के पास नहीं है। एंडोडर्म क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो समझ रहे हो? इसलिए जब हम नेमाटोडा पढ़ेंगे हम लिखेंगे उसका इंटेस्टाइन में मसल नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो देयर इज नो मेसोडर्म। तो समझ में आया? इन केस ऑफ नेमाटोडा ये बहुत क्रिटिकल कंसेप्ट है।
द बॉडी कैविटी हैज मेसोडर्म, मेसोडर्म अल्टीमेटली क्या बनाएगा? मसल्स। ओनली क्लोज टू द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म क्या बना रहा है? स्किन। तो स्किन के पास मसल है, एंड नॉट एंडोडर्म, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के पास मसल नहीं है, बट स्किन के पास है। तो दैट इज वाई इसको हम क्या कहते हैं? सूडोसिलोम। तो ये आपका अलग अलग, हाँ बोलो बोलो। सो अब सुनिए, तो ये जो हमने डायग्राम बनाया, इसमें से कौन सा नेमाटोड वाला डायग्राम है बताओ? सेकंड वाला। सेकंड वाला। सेकंड वाला। तो सेकंड वाला जो डायग्राम है, दिस डायग्राम, कुछ लिखूंगा तो वो हिल न जाए। तो ये जो डायग्राम है, ये आपका नेमाटोडा का है। बाकी तो आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा। हम लोग डिस्कस करते हैं बाहर, बट स्कूल में वो सब नहीं करते हैं क्योंकि टाइम नहीं होता। ओके, चलिए, तो समझ में आया? तो नेमाटोडा का ये डायग्राम है, बट दीज आर ऑल्सो ट्रूसिलोम। अंडरस्टूड? अब मैं आपको, देखो ये आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया कि नहीं? ओके, अब छोड़ा चलिए एनसीईआरटी के पास। ओके, नाउ लेट अस गो टू एनसीईआरटी। ओके, नाउ लेट अस सी दैट, क्योंकि फिर आपको पता चलना चाहिए ना वो गलत है या नहीं। मैं बोलूं तो आप क्यों मानोगे? ओके, नाउ लेट अस सी दिस डायग्राम। नाउ आर यू एबल टू सी एनसीईआरटी? सर Yes, sir. अब पॉल, क्या हु इज दिस गर्ल who was talking now? Abhilipsa Sahu, are you there? Abhilipsa, चलो आप इतना Yes, लेट sir. रिस्पॉन्ड करते हो ना। ये, हाँ अभिलिप्सा, रीड दिस लाइन। Yes, sir. Presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity which is बस lined बस by बस बस, रुको रुको रुको। तो ये जो है, ये एक्चुअली क्या बोल रहा है? सिलोम के बारे में। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। गट वॉल मतलब क्या है? गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ, तो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में कोई कैविटी होना चाहिए। हाँ, कंटिन्यू। the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. समझ रहे हो? कोएलोम नहीं माय डियर, सिलोम। ओके, देख रहे हो? Yes, sir. जे सर से नहीं पढ़ोगे तो कितना बेइज्जत हो गए। तो ये सिलोम है, सिलोम। अब द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म, उसमें ऑल साइड लिखा नहीं है, फिर भी इज कॉल्ड सिलोम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट बोलो। Animals possessing coelom are called coelomates. That is, example, annelids, molluscs, arthropods, echinoderms, hemichordates, and chordates. That is. Got it. आप लोग ये सब 9th में नहीं पढ़े हो ना, ये सब कुछ भी आपका तो यू आर फ्रॉम विच स्कूल अभिलिप्सा? Sir, from Rabindra Vidyaniketan, Keonjhar. ओडिया मीडियम? No, sir, English. तो फिर आपको ये गलत सब पढ़ा के रखा है। चलिए ठीक है, ये मलस्क है, मलस्क। एकाइनोडर्म, नॉट एचिनोडर्म। हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, नो प्रॉब्लम, यही तो सीखने आप आते हो। चलिए आप आगे पढ़ो। ये दादा, इसको पढ़ो जोर से। In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, and the animals possessing them are called pseudocoelomates. Example: एस्केलमिंथस, एक्चुअली नेमाटोडा को एस्केलमिंथस बोला जाता है। ये गड़बड़ लिखा हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये कौन सा कंडीशन है बताओ? एसिलोम, क्योंकि आपका आर्केंटेरॉन है और कोई कैविटी नहीं है। ओके, नाउ ये कौन सा कैविटी बताओ? ट्रूसिलोम। क्यों? आप देखिए, इसके चारों ओर मेसोडर्म। ये क्या दिया हुआ है?
बोलो Pseudoxylum. सूडोसिलोम। अब सूडोसिलोम में ये एग्जाम्पल दिया है, तो ये आपका सूडोसिलोम है बोल रहा है, करेक्ट मान जाते हैं। क्यों? इधर मीजोडर्म ही नहीं है, अंडरस्टैंड। बट ये कौन सा सेल कैविटी है बताओ? व्हाट इज दिस कैविटी? Archentum. अरे इडियट, आर्केंट्रन ये है एंडोडर्म वाला। एटा दिस वन। ये भी तो कैविटी है ना, व्हाइट कलर का मतलब कैविटी है। ये पाउच के अंदर कैविटी नहीं है, Yes, sir. तो उसको कौन सा सिलोम बोलेंगे? तो ट्रूसिलम, ट्रूसिलम हाँ? हो गया। क्या बोल रहे हैं दादा? सर इसके आसपास तो हर जगह पे मेसोडर्म है, तो फिर तो ट्रूसिलम हो गया। तो ये कौन सा एनिमल है जिसमें ट्रू भी और सूडो भी है? ऐसा होता है? नहीं सर। No. तो नहीं एक्चुअली सर। ये किसका डायग्राम है? बोलो, जोर से बोलो। ट्रूसिलम का। You are a True Silom. science student, idiots. You are authorized to ask doubts. You are authorized not to believe in anybody, including me. I have to prove my point. तो ये बुक बोल रहा है कि ये सूडोसिलोम है एंड ये ट्रूसिलोम है। ओके, तो एक एनिमल में दोनों सिलोम होता है? नहीं सर, No, sir. पॉसिबल ही नहीं। No, sir. एक्चुअली क्या होगा मालूम है? अगर ये जो गोलों को हम बड़ा कर दें तो ये गैप खत्म हो जाएगा, समझा? तो एक्चुअली दिस डायग्राम डज नॉट बिलोंग टू क्या? सूडोसिलोम। Pseudoxylum. आप देखा बेटा? तो इसलिए आपको किस पे यकीन करना है, आप सोच लो, बताइए, सर आप आवाज बुलंद बताइए। सर आप पे यकीन करना है। Yes. हाँ, तब जाके दाल रोटी गलेगा। आप लेट अस गो बैक टू आवर ड्राइंग। अरे यार ये क्या करता है? चलिए, मेरा कहाँ चला जाता है? ये रहा। नाउ लेट अस गो टू दिस ड्राइंग। दादा, क्या ये वो ड्राइंग जैसा दिख रहा है जिसको सूडोसिलोम दिखाया है? यस सर। ओके, तो समझ रहे हो कि नहीं? द ओनली डिफरेंस इज कि हमने यहाँ पूरा मेसोडर्म बनाया है, उन लोगों ने नहीं बनाया है। बट ये जो कैविटी क्या है? ये ट्रूसिलोम है। Trucium. ये चारों तरफ मेसोडर्म है। एंड अगर इस ये देखो ये वाला, तो ये यही तो दिखा रहा था वो डायग्राम, Yes. है कि नहीं? तो बट अगर हम इसको ग्रो कर दें और इसको ग्रो कर दें तो ऐसा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, बन ताहले जाएगा। so that is why that diagram actually belongs to what? That diagram actually belongs to True-silom. true-silom and not false-silom. समझ में आया? एंड मैंने तो भैया आपको बरसा कर दिया है, देखो ये सिलोम का डायग्राम दे दिया आपको। आप नोट ले नहीं रहे हो अलग बात है, बट मैं तो दे दिया हूँ आपको। इधर देखिए, ये एक और डायग्राम बना दिया आपके लिए। अब देखिए, ये देखो ये पाउचेस है, ये ब्लास्टोसील है, तो अब ये बन गया कि नहीं फॉल्स, ये ट्रूसिलोम? तो ये सेम डायग्राम्स है। इधर भी देखो, ये मीजोडर्म है, तो ये आपका एंडोडर्म से पाउच होके निकला। तो ओके, तो नाउ लेट अस गो टू आवर डेफिनेशन। तो आप देखिए, ट्रूसिलोम ऐसा दिखेगा। अब कैसा बना वो डिसाइड करेगा कौन सा सिलोम है। डिड इट टेक द अबव पाथ या डिड इट टेक द लोअर पाथ? तो इसमें क्या होता है, आपका एक्टोडर्म और मेसोडर्म एंडोडर्म है। अब हम क्या करते हैं, एक चीरा लगा देते हैं, स्लिट। स्लिट का मतलब क्या होता है? कट। तो इफ यू कट द मेसोडर्म तो उसके बीच में गैप आ जाएगा कि नहीं? Yes, sir. तो दैट गैप अगर वो डेवलप करेगा तो उसके चारों ओर मेसोडर्म है कि नहीं? हाँ सर, बन है गया। सर। तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रूसिलोम। Trucium. तो इसलिए पहले हमने चीरा लगाया, फिर वो ग्रो होके बड़ा बड़ा बन गया एंड अल्टीमेटली आपका साइजोसिलोम बनाया।
ओके, तो इसलिए व्हाट इज द मतलब डेफिनेशन ऑफ ट्रू सीलोम? व्हेन सीलोम originates as a slit in the mesoderm, so that is called what? That is called true सीलोम. And तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? साइजोसीलोम, यूसीलोम. अंडरस्टूड? आपको दोनों बोलना पड़ेगा. यूसीलोम कौन सा टाइप? साइजो वाला. तो इसीलिए इसका एग्जांपल है एनेलिडा, मलस्का, आर्थ्रोपोडा. तो उनमें कौन सा सीलोम होता है? साइजोसीलोम, यूसीलोम. अंडरस्टूड? बट इधर आप क्या देख रहे हो? ये एक खाली जगह है एंड ये आपका एक्टोडर्म है एंड ये आपका एंडोडर्म. एंडोडर्म. तो एंडोडर्म में आपका मेसोडर्मल बड्स बनना तैयार होता है. मींस इन दिस केस मेसोडर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंडोडर्म. फिर वो स्कैटर्ड पाउचेस बनाता है. तो जो डेफिनेशन पाउचेस वाला दिया है वो एक्चुअली किसका डेफिनेशन है? बोलो. एंटेरोसीलोम. देख रहे हो? सो लाइक दैट. अब ये पाउच क्या होता है? वो पिंच ऑफ होके अलग हो जाता है, आर्केंटेरॉन वापस जुड़ जाता है. तो अब ये जो पाउच है इसके अंदर कौन सा सीलोम आ गया? ट्रू सीलोम. आया कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से. तो जो सीलोम डाइजेस्टिव सिस्टम से ओरिजिनेट करेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटेरोसीलोम. अंडरस्टूड? तो नाउ लेट अस गो टू आवर डेफिनेशन. तो इफ द सीलोम originates as mesodermal buds from enteron and then forms mesodermal pouches, and after separation from the endoderm the pouches fuse and expand until they touch the gut and body wall. So it is known as enterocytoma. ठीक है जी? तो आया समझ? हाँ बोलो. सर एंटेरन मतलब गट. हाँ, एलिमेंट्री कैनल. हाँ, ओके. तो एंटेरन मतलब गट. तो इसलिए आप वो गट से निकला एंड फिर जुड़ गया. जुड़ जाने के बाद वो गट और वाल जो स्किन उसके बीच में डेवलप करता है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड योर एंटेरोसीलोम. एक्चुअली ये बहुत अर्ली एम्ब्रियोनिक सिचुएशन में देखा जाता है, नॉट इन एडल्ट्स. तो एडल्ट्स में ये स्पेशल ऑर्गन बनाते हैं. जैसे हमारा केस ले लो. हमारा जो हार्ट है, हार्ट के चारों ओर पेरिकार्डियल कैविटी है कि नहीं? तो पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, है कि नहीं? तो कनेक्टिव टिश्यू इज मेसोडर्मल. तो इसलिए पेरिकार्डियल कैविटी जो है वो सीलोम हो गया, है कि नहीं? अगर पेरिकार्डियम डबल लेयर है तो उसके बीच में कैविटी है, तो पेरिकार्डियम क्या हो गया? सीलोम हो गया कि नहीं? ओके, तो पेरिकार्डियल कैविटी इज सीलोम. उसी तरह रेनल कैप्सूल इज सीलोम. उसी तरह डाइजेस्टिव पेरिटोनियम इज सीलोम. उसी तरह लंग का प्लूरा है सीलोम. तो ठीक है. तो जब ये ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा तो वो अलग अलग चीजें बनाएगा. कोई शक? सर ब्रेन में भी जो मेनिंजेस होते हैं वो ना, ब्रेन इज एक्टोडर्म. तो ब्रेन एक्टोडर्मल होता है ना, तो वहां ये नहीं होगा. ओके. अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.